हाँ, हम ये पेपर अब स्टार्ट करने लगे हैं। सही है। कौन सा? अक्टूबर नवंबर 2024 टू आई थिंक 4/1 लाइक बाकी मैंने वेरिएंट्स इसके अपलोड कर दिए हैं, मई जून वाले भी और अक्टूबर नवंबर का ये लास्ट पेपर कर रहा हूँ और बाकी भी अपलोड हो गए हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। एग्जामिनर को चाहिए पूरा लिखा करे। सही। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यार भाई क्या हो गया है? अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमें पता कैसे निकालते हैं? सही है। सो इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है। इससे पहले एग्जामिनर हमसे नीचे कुछ कराए ले तो हम यहीं पे कर लेते हैं। तो ये फोर्स, फोर्स क्या होगा आपका? जी एम एम एक्स स्केयर अपॉन एम, एम कैंसिल, सो जी एम अपॉन एक्स स्केयर। ये आपके पास आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, आगे आगे आ जाए। कह रहा है स्फीरिकल प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर। ड्रॉ द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आउटसाइड द प्लैनेट टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, रेडियल पैटर्न लगाना बनाना है हमने। एक मिनट, सही। दे अपीयर टू कम फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और 90 डिग्री पे होता है। सो हम ये कहेंगे कि टुवर्ड्स दी प्लैनेट होगा। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। कह रहा है सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट विद रेफरेंस टू द आंसर बी वर्ड व्हाई द पाथ ऑफ द सैटेलाइट इज सर्कुलर। ठीक, तो अब हमने बताना है कि पाथ इसका सर्कुलर क्यों है। अच्छा बात सुनिए। यहाँ पे ना फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ होगी ना, ये मैं यहाँ से चलो इसके साथ बना देता हूँ। ये आपके पास है ये, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनाई होती है ना। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होती है, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। गॉट इट? ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे velocity of the satellite velocity of the satellite is perpendicular to the field, to the force। सही है। और फोर्स की डायरेक्शन किस साइड भी होती है? जो फील्ड की डायरेक्शन के साइड पे, फील्ड लाइंस। सही है, ओके। दिस कॉजेस centripetal acceleration in the direction of field lines force। सही है। अच्छा जी, ये टोटल कहानी थी। ओके आगे आ जाए। An object rests on the surface of the earth at equator. The radius of the earth is this। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के देनी है, एम वी स्केयर अपॉन आर। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के देनी है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा 3 मार्क का है। ओके, खाली रेडियस दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है, बाकी उन्होंने कहा कि एंजॉय करें। ओके, एक्सेलरेशन के लिए आपको पता था कि हम क्या करते हैं। अच्छा पहले फोर्स देखते हैं क्या होता है। फोर्स आपके पास क्या आता है? एम वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है, तो
ठीक, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, तो हम ये कर सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमारे पास क्यों के एक मिनट भी थे। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये नहीं है ना, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो मैथ्स कट हो जाएगा। आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज़ 2 पाई अपॉन टी का और 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर एक्सलेशन। ठीक है, और उसने दिया हुआ हमें 6.4 10⁻⁶ इंटू 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर यानी, अच्छा यहाँ पे उसने सेंटीमीटर एक्सलेशन यानी एक चक्कर का पूरा की पूरी बात कर रहा होगा, सही है, एक पूरे दिन की। तो एक 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सही है। ओके, क्योंकि एक चक्कर पूरा का पूरा ऑर्बिट का इतनी देर में लगता है एक दिन के अंदर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, कैलकुलेटर लगा लेंगे तो पता लगेगा ना भाई। क्या, अच्छा हाँ जी, आ रहा है मेरे पास 0.0354। ठीक है, या ठीक, आगे आ जाए। कह रहा है यू मे विश हाउ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट गिव राइज टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यू मे ड्रॉ द डायग्राम इफ़ यू विश। ठीक है हम्म, अच्छा, एक आपके पास आ जाए, ठीक, तो हम यहाँ पे एक लगा लेते हैं, बना लेते हैं, सही, और नीचे की साइड पे कर लेते हैं, इसका शो करते हैं क्या है, वेट, सही, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस साइड पे रख देते हैं, ऑपोजिट होती है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ओके, और अब हम कहेंगे इसका जो रिजल्टेड होगा वो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा, सही है। ग्रेविटेशनल is opposite to normal reaction force and their resultant is um centripetal। ठीक है, which which give which causes सही है, ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन था। आगे आ जाए, अच्छा जी, आगे आ जाए। कह रहा है कि क्वेश्चन 2 डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये आप डिफाइन करें। Q इज़ इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी
सी को सब्जेक्ट बनाएं, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। सही। अब इसको क्या कहेंगे कि थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास एंड पर चेंज इन टेम्परेचर। सही है। थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सही है। कह रहा है फिक्स्ड मास ऑफ वाटर इन अ बीकर इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। द वाटर इज सप्लाइड विथ थर्मल एनर्जी ई। सही है, प्लस ई है, ठीक है। सो दैट टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 8 डिग्री सेल्सियस, देर इज़ नो नेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और कह रहे इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी बताएं, तो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी कैसे आती है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू निकालना है, क्यू आपके पास क्या था, ज़ीरो था। एक मिनट सॉरी, आपके पास थर्मल एनर्जी क्या थी, ई थी, वर्क डन ज़ीरो था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सही। अच्छा आगे आ जाए। कह रहे द वाटर इज़ नाउ हीटेड सो दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई फर्दर 8 डिग्री सेल्सियस टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस। सही है। टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक है। द प्रोसेस कॉजेज द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू इंक्रीज सो दैट द वर्क डन। ठीक है। अगर तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, तो डब्ल्यू जो होगा ये हो जाएगा। सो डब्ल्यू भी क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, हाँ, नेगेटिव डब्ल्यू हो जाएगा। आगे आ जाए। अज्यूम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, change in internal energy is same as b first part। एक मिनट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा, यूज फर्स्ट टू कॉज दिस प्रोसेस। अच्छा अगर आपके पास नेगेटिव वर्ड डन है, ठीक, और थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द वाटर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कह रहा है वो कि सेम है। सही। एक मिनट, द वाटर इज नाउ हीटेड तो द टेम्परेचर इंक्रीज बाई 8 डिग्री सेल्सियस टू फाइनल टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। This process causes the volume of water to increase so that one thing is done. Assume that the N internal is the same as B first. Use the first letter to complete the table 2.2 for this process. सही। अच्छा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ई है, और आपने क्या बताना है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू ई, क्यू निकालना है माइनस डब्ल्यू, ई प्लस डब्ल्यू आ रहा है। सही है। कह रहा है कि यूज़ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी टू सजेस्ट द रीजन हाउ द एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्स विद इट्स एवरेज वैल्यू बिटवीन 0 and 8। अच्छा अगर आपके पास हो जाए क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सही, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है ना। अच्छा अब अगर इसका आपका टेम्परेचर जो हो, अच्छा इसको कंपेयर करना, अगर आपका टेम्परेचर हो हायर हो, सी की वैल्यू कम होती है, ऐसे ही है। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट, इस तरह नहीं करेंगे ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा स्मार्ट वे भी है हमारे पास। वो ये है कि इसने क्या किया कि इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, ये 8 से 16 पे क्या है, और इसको 0 से 8 वाले को कंपेयर किया है।
ठीक है, 0 से 8 वाले को। सही, इसको कंपेयर करके अगर हमने इसका स्पेसिफिकली वो पूछ रहे हैं कि Q इज़ इक्वल्स टू E प्लस डब्ल्यू, क्योंकि अब आपकी जो आपके पास थर्मल एनर्जी होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्लस में है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि अब अगर आप इसे कंपेयर करें ना, C इज़ इक्वल्स टू Q प्लस M डेल्टा T, अगर इसकी इंक्रीज़ होने से बैटरी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी, तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ इन थर्मल एनर्जी supplied to water causes an increase in specific heat ठीक हो गया। थोड़ा सा नीटनेस रखें, थोड़ी बहुत वर्किंग शो करा दें, मसला नहीं है, बहुत गंद मचा के आना वहाँ पे। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे क्वेश्चन 3 ए पार्ट, स्पेसिफिक स्टेट फॉर एन आइडियल गैस कैन बी रिटन एज पी इक्वल्स टू 10 kT, स्टेट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सिंबल इन दिस इक्वेशन। तो पी फॉर आपके पास सिंपल है प्रेशर, वॉल्यूम, एन इज़ आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटा एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, मॉलिक्यूल्स की आपके पास आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, और टेम्परेचर इन केल्विन। सो टेम्परेचर, इसको आप बेसिकली 298 केल्विन पे, नॉर्मली आप केल्विन में यूज़ करते हो क्या, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। सही है, आई डोंट नो कि टेम्परेचर अगर आप सादा लिख के आएंगे तो मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बारह इस पे तो मिलेगा थर्मोडाइनमिक पे। यूज़ द इक्वेशन इन पार्ट 1, शो द एवरेज translation kinetic energy of the molecule of an ideal gas is given by this। ठीक, सो अब आपको पता है ऊपर से आपके पास पी वी एन के टी आता है, ठीक है, और सही, अच्छा एक मिनट, यूज एक ए पार्ट टू शो द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस। सही, पी वी इक्वल्स एन के टी है, और क्या हम यूज़ कर सकते हैं, पी वी एन एम सी स्केयर अपॉन, एक मिनट, अपॉन 2 होता है, ऐसे ही है ना, एक मिनट, अपॉन 3 होता है, अपॉन 2 होता है बेसिकली, हाँ, हाफ एम सी काइनेटिक एनर्जी है ना, हाँ, इसको अगर आप जोड़ दें, टू, सही है, सो नहीं 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 नहीं, ये आपके पास आता है एन एम सी थ्री, एम सी के 3, ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, सो एन कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया हाफ, ये आपके पास आ गया हाफ एम सी स्केयर काइनेटिक एनर्जी, सही, ये 3/2 के टी हो गया, ठीक हो गया जी। भाईजान, कह रहे द गैस, द mass of an oxygen molecule is this much, assume oxygen behaves an ideal gas, use the equation in part B to determine the root mean square RMS speed of an oxygen molecule at 23 डिग्री सेल्सियस। सही, सो इसको 273 डालूंगा तो ये आ जाएगा 6, 7, 8, 9 आई गेस, 296 केल्विन, ठीक, ऊपर से आ गया आपके पास ये
ठीक है। सो अब इसको तोड़ते नहीं है। रूट मीन्स क्या निकालना, आर एम एस वैल्यू निकालनी है। सो इसको ऐसे ही रख लेते हैं स्ट्रेट। हाफ एन के टी ठीक है, हाफ ऑफ कैंसिल। और अब क्या होगा जी? डेल्टा जी स्क्र 3 kT/m होता है। सही, 3 kT/m हो गया। एक मिनट। 1 सेकेंड। अच्छा, अब अगर मैंने इसको साथ में डालना है ना, 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है? 1.38 10⁻⁻23। ठीक है, फिर आगे आपके पास आ जाता है टेम्परेचर की वैल्यू। टेम्परेचर 296 निकाला अभी हमने। फिर मैस की वैल्यू आ जाती है। सही, मैस कैसे निकालेंगे जी? आपके पास ये मैस दिया हुआ है उसने। ठीक, 5.31 10⁻⁻26। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। 3 × 1.38 10⁻³ इंटू 296, 5.31 10⁻⁻26। एक मिनट। हम्म, 1 मिनट, आइडिया है मेरे पास, 1 सेकंड का। मेरा आंसर ख़राब आ रहा था, इस वजह से थोड़ा सा आंसर ख़राब आ जाए ना, खुद भी पेपर में दिमाग लगाना होता है, तब अब हर चीज़ तैयार तो नहीं होती। ओके, ई की 3/2 kT, हाफ MC²। 1.38 10⁻⁻23। ठीक है, अब मैं इसका आंसर निकालता हूँ। मैं मेरे को मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट। 1.38 -23 था, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक से इतना कर दिया। यहाँ आंसर आ रहा है 480। सही, आसान था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था मैं। कह रहा है, a fixed mass of oxygen gas initial pressure P is sealed in a cylindrical coaster by a movable piston at one end। ठीक है,
ये ऑक्सीजन है, ये सिलेंडर आपका. द टेम्परेचर ऑफ द गैस 23 डिग्री सेल्सियस. द पिस्टन इज स्लोली मूव्ड इनटू द सिलेंडर सो दैट द ऑक्सीजन गैस इज compressed at all times. The gas and the container remains in thermal equilibrium with the surrounding. Show the variation with the pressure of RMS speed of the oxygen gas molecules as the pressure increases. ठीक. ओके. RMS स्पीड को इसने कहा प्रेशर के साथ बताएं. सो एक सेकेंड. अच्छा बात सुने मेरी. यहाँ पे जब हम लाइक बनाते हैं, एक मिनट, यहाँ चेक करना. एक होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी होता है. दूसरा होता है हमारे पास पी एन एम सी स्केयर अपॉन 3v होता है. ऐसे ही है. फिर जब हम पी वी इज इक्वल्स टू एन एम सी स्केयर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3v कर देते हैं, 3 कर देते हैं. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वेट करते हैं. सही है. क्या करते हैं हम, एन के टी एन एम सी स्केयर अपॉन 3. ठीक है. तो इस साइड से भी पी कैंसिल हो जाता है, वी कैंसिल हो जाता है, ये भी पी और ये वी कैंसिल कर देते हैं. तो बेसिकली आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता. सही है. तो हम क्या करते हैं, उसका कांस्टेंट इफेक्ट आता है एक, ये. ठीक है. ये टोटल ग्राफ आपने ड्रॉ करना होता है, क्योंकि प्रेशर वगैरह कट हो जाता है तो आपके पास जो प्रेशर होता है लेकिन ज़ीरो भी नहीं होता, लेकिन या थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है. ठीक है. थर्मल इक्विलिब्रियम आप समझे कि प्रेशर की बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ही होगी. सही. ओके. अब मुझे थोड़ा सा गैप दें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे. हाँ भाई 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 एटलीस्ट ये केमिस्ट्री से हार्ड नहीं होता. ओके. क्वेश्चन 4 क्या कहता है, टी हाइट है, ऑब्जेक्ट मैस दिस है, सिपा हार्मोनिक मोशन. इसमें बना लेते हैं जी, मसला ही नहीं है. ठीक है. सो अच्छा, ये इमेजिन करो कि आपके पास है 0 है. ठीक है. अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 8 है, तो यहाँ से ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, आपके पास एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 8 आएगा. ठीक है. ओके. आगे आ जाए. कह रहे फॉर ऑसिलेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमिन द एम्पलीट्यूड. शो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा निकालना है. आपके पास आ गया 1.6 रेडियन पर सेकेंड. पता ही आंसर आना है. डिटरमिन द टोटल एनर्जी ई इज इक्वल्स टू हाफ मेगा स्केयर एक्स नॉट का स्केयर. ऐसे ही है. सो हाफ मैथ्स कितना दिया था, तो उसने 36 दिया आपको. एक ओमेगा स्केयर इज एम्पलीट्यूड का स्केयर इज़ 8 10⁻⁻² का स्केयर. सही. इसका आंसर आ रहा है जी 0.29. सिंपल. अच्छा आगे आ जाए. कह रही हैं कि स्केच द वेरिएशन एच ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. और ठीक है. ओके. आई थिंक ये कौन सा वाला ग्राफ होगा, मैक्स एनर्जी कितनी, 0.29 है. 0.29 कितने पे दी है उसने, कितनी हाइट के ऊपर. ठीक. अच्छा 10 पर, 10 पर कितना, 0.29.
यहाँ पे सही। ओके। और अच्छा एक मिनट मुझे आराम से सोचने दें इसके क्या किया जाए। मैं थोड़ा सा जूम आउट करने दें। ओके। ओके मैसेज आया था एक सेकंड। ओके ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 है। ऊपर क्या है? 18 है। ऐसे ही है। 2 कहाँ पे आएगा? 1 2 3। हाँ ये आपके पास है 2। यहाँ से 18 16 17 18। ये 18 है। ठीक। हम्म, ठीक है। एक सेकंड मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है कि इसकी शेप ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर गोल दायरा बनेगा बल्कि, है ना? यूँ होती है ना? हाँ क्योंकि वो जो यूँ बनी होती है ना, यूँ 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 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूँ होगा। सही है। ठीक हो गया। आगे आ जाए। कह रहा है क्वेश्चन 5 में डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग work done in bringing a unit test charge from infinity to the point। ऐसे ही है। आगे आ जाए भाई। कह रहा है द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज शोज अ वेरिएशन वी ड्यू टू द स्फीरिकल विद द कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। डिटरमिन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये कितना आएगा? 0.06 आएगा। कह रहा है कि चार्ज ऑन द स्फीयर कितना आएगा? अच्छा इतने के ऊपर आपके पास इतना वोल्टेज है ना, चार्ज इन द स्फीयर के बारे में ये पूछ रहा है क्या आएगा। सो एक मिनट। फाइव इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। सही है। हम्म, और अम, ये पोटेंशियल है। हम्म, अच्छा के की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? 8.99 10⁻⁹। नहीं नहीं एक मिनट। 8.99 10⁻⁹। ठीक है। चार्ज कितना आपके पास?
ये आपको माइनस करूँगा 250 अपॉन 10 25 4 को मल्टीप्लाई प्लस 750, ये आ रहा है 850। सही है। सो 850 कोई यूनिट वगैरह नहीं 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 नहीं, चार्ज निकालना है ना, ये क्यू, ये 850 और कितना है 0.06, ऐसे ही है। ओके 850 0.06 अपॉन 8.99 10 की पावर 9, 5.67 10 की पावर 9 और माइनस, ये माइनस में था। सही है। ओके आगे आ जाए। कह रहा है टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल टू स्फीयर इन बी, ई स्फीयर हैज द सेम चार्ज एज स्फीयर बी, अज्यूम दे आर the spheres are held in a vacuum so that their centers are separated by the distance of this. Assume that the charge of each sphere is a point charge at the center of sphere. Calculate the electric potential energy of the two sphere. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपके पास 5m होता है, ठीक है। 5m से मुराद है वी क्यू होता है, विच इज़ बेसिकली के क्यू अपॉन एक्स क्यू, सेम चार्ज है तो के क्यू स्क्र अपॉन एक्स 8.99 10 की पावर 9, चार्ज आपके पास पीछे आप निकालें 5.67 10 की पावर माइनस 9। सही। और डिस्टेंस आपको दे दिया है 0.46 स्केयर 8.99 10 की पावर 8.9 10 की पावर 9 8.9 10 की पावर 9 है, सॉरी यार इसकी पावर से ना याद ही नहीं रहती। ओहो 6.28 -7। अच्छा कह रहे हैं द टू स्फीयर्स आर नाउ रिलीज साइमल्टेनियसली सो दैट आर फ्री टू मूव, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द स्फीयर्स। अच्छा अब एक चीज़ है कि अच्छा क्योंकि दोनों का चार्ज क्या कह रहे हैं सेम चार्ज, इसका मतलब है वापस में रिपेल करेंगे, ठीक है। और फिर जब वो रिपेल करेंगे तो उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। सही। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उनकी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी तब्दील हो जाएगी। सही। फिर क्या होगा जब वो एक ख़ास डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे वहाँ पे उनकी क्या हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स spheres move in opposite directions, ठीक है। force is in direction of motion so speed increases। इसको थोड़ा सा हम बेटर करके कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। ये तो आपकी फोर्स की एक्सलेशन की इंक्रीज है, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है ना, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हो रही है। सही सही। अच्छा ये कहना चाहें कह दें, फिर आप कहेंगे कि फोर्स डिक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। अच्छा एक काम करें, इसको ना करें बल्कि कंफ्यूज करेगी चीज़। सही है। खाली इतना बहुत है कि वो फोर्स डायरेक्शन में होंगे, स्पीड इंक्रीज़ करेगी, फिर एक वक्त आएगा कि फोर्स डिक्रीज़ करेगी विद डिस्टेंस। विद डिक्रीज़ विद डिस्टेंस, ठीक है। सो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ करेगी। वो जो उसने एग्जामिनर ने पॉइंट लिखा है ना ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, वो बहुत टेक्निकल पॉइंट है। डिक्रीजेस वो कंफ्यूज करेगी चीज़ को, वो ना कॉन्सेप्ट को बेड़ा करेगी, क्योंकि दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करती है। सही है।
और यहाँ पे अगर आपकी मूव करने से, अच्छा यहाँ पे ये है कि ना एक्चुअली ये अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये रिपेल कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि रिपेल कर रहे थे शुरू के अंदर, तो आपके पास क्या होता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, इधर इधर डायरेक्शन में लग रही थी, एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में लग रही थी, तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड फोर्स डिक्रीज़ हो गई आपकी, फोर्स के डिक्रीज़ होने तक को पता है एक्सीलरेशन डिक्रीज़ हो गई, और फिर वही ब्ला ब्ला। Capacitor of capacitance C, the resistance are connected in figure 6.1. Initially, the capacitor is charged and the switch is open. The switch is closed at time t is equals to 0. 6.2 show the respectively the variation t of the charge of the capacitor and the potential across the resistor. Explain the shape and the line of representing variation with the V across t. Variation of voltage across t. सही सही है, इसका आपकी शेप बतानी, डिस्क्राइब करनी है, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि पी डी अक्रॉस दिस क्या पी डी अक्रॉस दिस है, वोल्टेज दोनों के पास सेम आएगा, सही। वोल्टेज के अब सेम होने से क्या होगा, क्यू इज़ इक्वल्स टू सी वी, सही। और आपको पता है कि क्यू इज़ इक्वल्स टू आई टी भी होता है, तो ये आई टी इज़ इक्वल्स टू सी वी, कि करंट की इंक्रीज़ करने से, वोल्टेज की इंक्रीज़ करने से करंट भी इंक्रीज़ करता है, सही। और आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी डिस्चार्ज होने से आपके पास चार्ज कम होता है, ठीक। सो चार्ज के कम होने से आपके पास वोल्टेज भी कम होता है, हमने टोटल ये कहानी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, पी डी अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल्स टू पी डी अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, आई टी होता है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस करंट, सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो व्हेन current decreases charge decreases, सही है। और फिर आपको पता है चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सो चार्ज डिक्रीजेस, सो चार्ज डिक्रीजेस वोल्टेज डिक्रीजेस, सही। आगे आ जाए, कह रहा है कि फिगर 6.2 शो द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज 5.5 सेकेंड। अच्छा, यहाँ के पास कितना आएगा जी, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 है, 0.9 को अपॉन ई करते हैं कितना आता है, तो इसको कम करने का तरीका यही होता है, सही है। डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 0.33 माइक्रो सेकेंड, 1 2 3, यहाँ कहीं आएगा, माइक्रो कूलम, सही है। ठीक है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास आता है, ये आपके पास 6 है, तो ये 5.5 समथिंग बनेगा, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो टाइम इज सेकेंड, ठीक हो गया। Determine the capacitance C in microfarads. इसके ऊपर आपको फिर आई थिंक कैपेसिटेंस भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक मिनट,
कैपेसिटेंस तो चाहिए ही चाहिए ना। हम्म, अच्छा अगर हम इसके ऊपर कैपेसिटेंस निकालें, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 10.5, 0 और एक वही पॉइंट ले लेते हैं, सही है। तो 10.5, 0 एक हमारे पास आएगा 5.5.33 माइक्रोकूलम, ठीक है। आई थिंक नहीं, इस तरह हो जाएगा। एक मिनट, नहीं नहीं, शक है, एक मिनट। अच्छा, Q इज़ इक्वल्स टू सी वी होता है, C इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। सो आपको पता है कि आपके पास Q क्या है? Q आपके पास है 0.9 है, और 0.9 के ऊपर वोल्टेज कितना है? 7.5 है, ठीक, 7.5 है, ठीक है। इसी तरह पेपर में भी आप जब करेंगे ना, रियल पेपर बैठ के भी इसी तरह थोड़े थोड़ा ना लिंक्स बनाने पड़ते हैं, ख़ुद से नहीं आ जाती चीज़ें। इसका आंसर आएगा अब आपके पास 1.2 10⁻⁻⁴, और इसको एक सेकेंड 1.2 10⁻⁴ करेंगे ना, और एक मिनट, 120 इंटू 10⁻⁻6 हो रहा है, कि 120 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओहो रेजिस्टेंस बता दें, CR कैपेसिटेंस इज इतनी, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? अच्छा, बेसिकली क्या है, R निकालना है तो T/C, टाइम आपके पास गिवन है 5.5 है ना, मुझे याद है वैल्यू 5.5, कैपेसिटेंस कितना है 120, 10⁻⁻6, एक मिनट, 5.5 10⁻⁻⁻6 से ये आ रहा है मेरे पास, इसको डिवाइड बाई 1000, 45.8, सही है। भाई मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है भाई पहली आज। अच्छा ओके, अब हम ये करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट कह रहा है डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी, सही। सो F इज इक्वल्स टू BIL B, फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और आपके पास क्या होनी चाहिए? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू करंट, सही है। करंट पर यूनिट लेंथ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, ठीक है। फोर्स नहीं, करंट, सॉरी, करंट इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइंस। अच्छा, अगर आपको फील्ड लाइन नहीं मिलती, फोर्स लेते हैं, तब एक ही बात है, क्योंकि फोर्स की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स होती है, ठीक है जी। ओके, कह रहे हैं आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 40 टन इज सस्पेंडिंग इन अ क्रेडल फ्रॉम न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर, ये 40 टन आपके, ये 5 है, ये 3 है जी।
कह रहे इनिशियल साइड ऑफ द कॉयल हैव अ लेंथ ऑफ 5 मीटर, हॉरिजॉन्टल हैव अ लेंथ ऑफ 3, द इनिशियल रीडिंग ऑन द इज 0.563। ये आगे काम आएगी आई गेस, ठीक है, याद नहीं रहे इसलिए लिख देते। यू शेप्ड मैग्नेट रेस्ट ऑन टॉप बैलेंस दैट इज रीडिंग 0 ग्राम, द लोअर एज ऑफ द कॉयल इज लोअर्ड इनटू द रीजन बिटवीन द पोल्स ऑफ द यू शेप मैग्नेट एज शोन इन फिगर 7.2। ठीक है, द न्यूटन मीटर इनिशियल इज 0.563 न्यूटन है। ठीक, पोल्स ऑफ द मैग्नेट ये हैं आपके पास, सही। टॉप एंड बैलेंस 0, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द पोल इज यूनिफॉर्म, द लोअर एज ऑफ द कॉयल इज एंटायरली विद इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the current is this much, no pass through the coil, this causes the reading on the top balance to change to 2.16 gram, explain why the current causes a vertical force to act on the coil। ठीक है, so अगर 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 आपके पास पोल्स ऑफ मैग्नेट बाई गैस यूँ अगर आपके पास आ रही है, डायरेक्शन आ रही है फोर्स की, सही है, और करंट की डायरेक्शन इस साइड से यूं करके आ रही है, ठीक, मैं एक मिनट इमेजिन कर रहा हूँ, सही। सो आपके पास फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है, या फोर्स ऊपर लग सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, सही। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन, एंड फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू करंट, सही। सही है, ये आंसर है। अच्छा, कह रहा है कि डिटर्मिन द टू सिग्निफिकेंट द फ्लक्स डेंसिटी बी ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आपके पास क्या है, बी आई एल और एम जी कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास बी निकालना है तो एम जी आई एल, सही। सो 2.16, 9.81, ठीक है, इन टू 10⁻³ ये आपके पास किलोग्राम में नहीं आया। सो इसको आई गेस थोड़ा जोड़ के कर लेता हूँ, 9.81, करंट भी यहीं कहीं गिवन होगा 3.94, ठीक है। और अब आपके पास आ जाती है लेंथ की बारी। ये वाली साइड थी ना, सो 3 ये होगी, 3 सेंटीमीटर है, और एन क्या वैल्यू है, 40 टाइम्स है, सही। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट्स में हम कम से कम 2, आई हम 5th टाइम का आ रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप का, सही। आई थिंक उसका रिपीटेड भी हो, मुझे अब जहन भी नहीं है। व्हाट इज़ नाउ द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि फोर्सेस आर ऑपोजिट, वो शुरू में जो लिखवाया था इस एग्जामिनर ने, फोर्सेस आर ऑपोजिट। तो अब आपके पास एक फोर्स है नीचे जो आपके पास आ रही है 2.16 वाली, 10.981, इसको माइनस करना था शुरू में जो हम करवाया था 0.563, ठीक। तो और 2 पॉइंट इसको माइनस, इसको आपने डिवाइड भी कराना है 1000 से, किलोग्राम से, फिर इसको वेट में बनाया, ये नॉर्मलेशन टाइप फोर्स की तरह ट्रीट कर लें, तो रीडिंग आंसर आएगा 542, सही हो गया। नेवर एंडिंग क्वेश्चन लग रहा है भाई। कह रहा है जी, क्वेश्चन 8 पार्ट, स्टेट लेंसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, द डायरेक्शन ऑफ induced current is, the direction of induced current such that it always opposes the change that causing it, such that it always oppose the change causing it, ठीक हो गया। 2 coils of insulated wire are on an iron bar, ठीक है जी,
ये है द करंट इन अ कॉइल वेरीज द टाइम विद द टी इज फिगर 8.2। सही हो गया। ओके ठीक है। इसकी वजह से चेंजिंग एसी करंट है ना, तो एसी करंट की वजह से क्या होगा कि आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट वोल्ट मीटर की रीडिंग शो करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे कहानी डिफरेंट है। द वेरिएशन विद टी ऑफ द कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट्स टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई गिव योर आंसर्स। अच्छा, यहाँ से आपने पीक पीक एम्पलीट्यूड टाइप की चीज़ बतानी है, पीक करंट बताना है। दिस इज 678.85 एम्पियर। कह रहा है वाई का भी बता दें, तो वाई आपको पता है ओमेगा होता है विच इज़ 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड कितना है जी आपका 0.04 है। सही है। सो इसका आंसर आएगा, ओमेगा का होता है रेडियन सेकंड होता है ना, ये थोड़ा टफ होना चाहिए अब इस पॉइंट पे आके। ये आपका 160 आ रहा है। सही है। कुछ चीज़ें अब ना रट जानी चाहिए। अब वो वक्त गया जब आप कहते थे, अब टॉपिकल्स पे थे। टॉपिकल्स का टाइम होता है जब आप ना रट रहे होते हैं चीज़ें। ये वो टाइम होता है जब आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में मिस्टेक आती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। करंट इन कॉइल 1 गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन बार। और कोई चीज़ें होती हैं जो आपको ना याद हो जानी चाहिए इस पॉइंट तक, कि मतलब उसके क्वेश्चन टाइप भी याद नहीं चाहिए अब। द करंट in the coil 1 give rise to magnetic field iron bar assume that the flux density is proportional to I1 alternating EMF is induced। ये जो चीज़ें हमसे लिखवाता है बता दी उसने। PD cross coil 2 is measured using the voltmeter as the root mean square as a 4.6 volt। show the line to show the variation of V2 between this much। ठीक हो क्या? अच्छा, आपके पास क्या है? टाइम पीरियड कितना था? 0.04 था। सही, तो ये 2 साइकिल बनेंगे। और रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी RMS वोल्टेज की बात कर रहा है, तो पीक वोल्टेज अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, पीक वोल्टेज कितना पीक, हाँ एक सेकेंड 4.6 उसने बता दिया, सॉरी। एक मिनट हैज़ अ रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, वो V2 का पूछ रहा है, और रूट मीन स्क्वायर की वो बात ही नहीं कर रहा है, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। एक मिनट, मुझे दोबारा एक मिनट आराम से मैं पढ़ता हूँ। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे उसने 4 अच्छा बेसिकली अब ये है कि अगर आपने निकालना है ना, नॉर्मल निकालनी है, तो अब हमने ये करना होगा RMS इंटू स्क्वायर रूट 2। RMS 4.6 है, इंटू स्क्वायर रूट 2 करते हैं। अब आपके पास वैल्यू आएगी सर, ये आ रहा है 6.5। सही है, 6.5। एक सेकेंड, क्या एक सेकेंड, हाँ। 6.5 कहाँ पे है जी? यह 6 है, 6.7, तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट आएगा, ये आएगा तीसरे ब्लॉक पे जाके, ये, और ये आएगा तीसरे ब्लॉक पे, ये आएगा तीसरे तीसरे एक मिनट, कौन सा आता है? 5, ये ब्लॉक आता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कैसे बनेगा जी? यूँ, ओहो, इसको थोड़ा सा इधर करना होगा। सॉरी। ठीक है, ठीक है, दो आ गए। सही। सो अब यहाँ पे आपने लास्ट लिखना है। कह रहे यूज़ लॉज ऑफ एटोमिक डिटेक्शन टेक्स्ट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कर्व इन बी, सेकंड पार्ट।
सही। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, पहले तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी, एक मिनट, फैराडेज लॉस, रेट, ओहो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, एक मिनट, वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, सही है। सो EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो ये आप समझ लें कि V है, ठीक। तो इसको काय थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो जब आपके पास V2 मैक्सिमम है तो आपके पास ग्रेडियंट स्टीप है, V2 मैक्स ग्रेडियंट क्या है, स्टीपेस्ट है, सही। और हम क्या कह सकते हैं, और V2 आपका ज़ीरो है जब आपके पास अच्छा, एक और हो सकता है V2 का जब साइन चेंज होता है, चेंजेस, सही है। बस बेसिकली ग्राफ की जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ओके ओके, यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 9 शोज द विजिबल पार्ट ऑफ इमेजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी ऑफ दिस इंडिकेट वेव लेंथ, वेव लेंथ, ये हाउ द emission of spectrum provides the evidence for the existence of discrete energy levels for electrons in hydrogen atom। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो एक्साइट हुआ है और फिर जब वो डी एक्साइट हुआ, उसके डी एक्साइट होने के ऊपर आपके पास एक फोटोन प्रोड्यूस होता है, उस फोटोन की एक डिस्क्रीट एक ख़ास एनर्जी के ऊपर वो हो रहा होता है प्रोड्यूस, सही। उस खास एनर्जी प्रोड्यूस होने पे हम क्या कहते हैं, उसकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो जो आपके पास यहाँ शो कर रहा है, डिस्क्रीट वेवलेंथ्स भी होती हैं, सही। ये चीज़ हमें टोटल एक्सप्लेन करनी है। अब मैं मार्किंग स्कीम चेक करता हूँ इसमें कौन सी आपके पास फाइन पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करें। अच्छा, इसने स्टार्ट ये किया कि एनर्जी ऑफ फोटोन हैज़ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, सही। चेंज इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इमिट्स अ सिंगल फोटोन, वही जब उसकी डी एक्साइटेशन होती है, चेंज इन एनर्जी लेवल change in energy level emits a single photon, change in energy level emits a single photon energy is equals to difference in energy level, एनर्जी इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन, क्योंकि स्पेसिफिक वेवलेंथ का ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का होता है ना, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, सही है। अच्छा, आगे भी कह रहे पॉइंट्स हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मस्ट कम फ्रॉम डिस्क्रीट एनर्जी गैप्स, discrete frequencies must come from discrete energy gaps, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज मस्ट कम फ्रॉम डिस्क्रीट एनर्जी गैप्स, और डिस्क्रीट एनर्जी चेंजेस इम्प्लाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, discrete energy changes imply discrete energy levels। अच्छा, शुरू से पढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, आसान। चेंज इन एनर्जी लेवल इमिट्स अ सिंगल फोटोन
डिस फोटोन एनर्जी इज डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, कोई भी तीन होने चाहिए. डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज मस्ट कम फ्रॉम डिस्क्रीट एनर्जी गैप्स. डिस्क्रीट एनर्जी चेंजेस इम्प्लाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. आसान. अच्छा कह रहे हैं शो द 5 ऑफ द एनर्जी लेवल हाइड्रोजन द वेव लेंथ रेडिएशन फिगर 9 स्टेट द -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज शो दैट द एनर्जी लेवल x इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सही. सो हमें पढ़ाया गया E1 इज माइनस E2 इज इक्वल्स टू एच एफ या एच सी अपॉन लेमडा. ठीक है. ये सबसे लास्ट में है तो ये इसकी होगी 658. ये 6.63 कितना होता है? 6.63 10 की पावर -34. 6.-34 लैम्डा की वैल्यू 658 है. या कौन सी लैम्डा की वैल्यू न्यूटन नैनोमीटर में दी हुई है. ठीक हो गया. और यहाँ पे आपने एक एनर्जी की गैप निकालना है तो आपके पास क्या है -3.4 है. सही. सो अब आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी माइनस तो चलो नहीं आएगा, वो आप अलग खुद ही लगा लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक. जो आंसर आएगा ना उसको दोबारा डिवाइड कर देंगे हम 1.6. मैं चलो निकाल के दे देते हैं एक सेकंड की. 6.63 10 की पावर -34 3 10 की पावर 8 658 10 की पावर -9 प्लस 34 प्लस 3.4 है सॉरी. सही है. तो आपके पास आ रहा है 3. अच्छा एक मिनट. नहीं एक मिनट. अच्छा यहाँ पे आप डिवाइड कर दो 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है. ठीक है. तो अब आपके पास आंसर आ रहा है सॉरी 5 पॉइंट नहीं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. आगे आ जाए. सम पार्ट ऑफ द emission spectrum hydrogen is resistance class number of wavelength. ठीक है. ये सारी दी हुई हैं. द स्पेक्ट्रम shows the pattern but with different wavelength. State the number of phenomena that give rise to this wavelength. Redshift, moving away, show the corresponding and determine the speed of the. ये आपके पास आ जाता है डेल्टा लेमडा लेमडा सी अपॉन वी या वी अपॉन सी सॉरी होता है लेमडा. अच्छा आपके पास कोई भी एक ले लो 429 411 कर लो 429 माइनस 411. सही है. और 411 नीचे आ जाएगी. वी निकालनी है तो 3 10 की पावर 8. सही. एक मिनट. 429 माइनस 411 अपॉन 411 3 10 की पावर 8. सो इसको मैं अगर करूँ तो 1.31 10 की पावर 7. Carrier galaxy is known to distance this to determine the value of Hubble's constant. V is equals to h naught d 10 की पावर this distance is 5.7 in 10 की पावर 24. तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 2.3 10 की पावर -18. ठीक है. हमारा पेपर होता है आज का एंड.